अस्सलाम वालेकुम डियर रीडर एंड लिसनर्स। उर्दू नॉवेल्स लाइब्रेरी में आपका ढेर सारा वेलकम। मैं हूँ हुदा माजिद और आपके लिए लेकर आई हूँ इश्क रोमान शाह की एपिसोड नंबर 4, जिसकी राइटर जोया अली शाह है। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से अभी सब्सक्राइब कर दें, लाइक एंड शेयर करें और अपनी राय कमेंट बॉक्स में लाजमी दें। और हाँ, वीडियो को अभी लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करना, ठीक है? चलें स्टार्ट करते हैं। मीरा प्लीज थोड़ा सा वक्त दो। तुम्हारे हर सवाल का जवाब दूंगा, प्लीज मुझ पर यकीन रखना। मैं कभी तुम्हें धोखा नहीं दे सकता। सिर्फ एक बात का जवाब दें, क्या आपने शादी कर ली है? मुझे और कुछ नहीं सुनना। मीरा प्लीज, कभी कभी वैसा नहीं होता जैसा दिखाई दे रहा होता है। शाह, वो आपकी क्या लगती है? आपने इसे अपने साथ किस हैसियत से रखा है? सच बता दें, वरना अपने दिमाग से सोचते हुए मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। मीरब की आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। अभी तो शाह ने अपने मुंह से कुछ कहा ही नहीं था और इसकी जान की हालत गैर हो रही थी। जब वह हकीकत को अपने मुंह से तस्लीम करेगा तब क्या होगा? इस लम्हे से रोमान शाह का दिल डर रहा था। मीरब मेरी जान, क्या तुम्हें अपने शाह पर यकीन नहीं है? रोमान शाह आगे कदम बढ़ाते हुए इसके नजदीक जा रहा था, जबकि मीरब एक एक कदम उठाती हुई रोती हुई नजरों से नफी में सर हिलाते हुए पीछे जा रही थी। इसे कुछ गलत होने का अंदेशा हो रहा था। शाह, मुझे मेरे सवाल का जवाब दें। क्या वो आपके बच्चे की माँ? मीरब कहते हुए खामोश हो गई थी। इसमें हिम्मत नहीं थी ये पूछने की, क्या वो शाह के बच्चे की माँ बनने वाली है? मीरब के होंठ रोने से कपकपा रहे थे। मीरब, रिलैक्स हो जाओ, भरोसा रखो, तुम्हारा शाह कभी तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकता। शाह, क्यों आपके अल्फाज और आपकी नजरें सच्चाई का सबूत नहीं दे रहे? दो टोक बात करने वाला शाह बात को घुमा क्यों रहा था? ऐसा तो इसी सूरत में होता है जब आप मुकाबिल को धोखा दे रहे हो। मीरब, रुबान शाह मर तो सकता है मगर कभी अपनी जान को धोखा नहीं दे सकता। तो शाह, ये चमक, ये बात आप मुझे मुझे आपकी आंखों में दिखाई क्यों नहीं दे रही? मीरब, जादूगर रुमाल से कबूतर निकालता है तो इसका मतलब ये नहीं होता कि सच में रुमाल से कबूतर निकल रहा होता है। वो सिर्फ हाथ की सफाई और नजरों का धोखा होता है। यहाँ पर भी नजरों के धोखे का खेल है। लफ्जों में पूछोगी तो हाँ, वो मेरी बीवी है। अगर दिल से पूछोगी तो तुम्हारा दिल गवाही देगा कि शाह कभी तुम पर किसी को लाकर मुसल्लत नहीं कर सकता। शाह, आप मुझे पागल कर रहे हैं। मेरे दिमाग की नसें फट जाएंगी। जैसे राइम मर गया, मैं भी मर जाऊंगी। वो तड़प कर रोते हुए बोल रही थी। रमान शाह को किसी के साथ बांटने के बारे में सोचकर ही मीरब की जान निकल रही थी। दोबारा ऐसा कुछ कहा तो तुम्हारी जान निकालूंगा। शाह ने आगे बढ़कर खींचते हुए मीरब को पूरे हक से सीने से लगा लिया था। तो फिर बता दे, हकीकत क्या है? शाह, आप मुझे मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुख दे चुके हैं और मत तड़वाइएगा मुझे। मीरब नहीं सह सकेगी। रोमान शाह के सीने पर हाथ रखते हुए छटपटाकर शाह से दूर होना चाहती थी, मगर ये रोमान शाह की गिरफ्त थी। मीरब जितना मर्जी तड़प ले, इसकी मर्जी के बगैर शाह की हिरासत से निकलना नामुमकिन था। हकीकत यह है कि तुम मेरी जान हो। और कौन है वो? कौन है? सिर्फ एक एक वादा। शाह, मैं अपनी जान ले लूंगी, मुझे बता दें कि इसका और आपका क्या रिलेशन है। मुझे और मत घुमाए। वो बहुत बुरी तरह से चीखी थी। इसके माथे पर पसीने और जिस्म ठंडा होने लगा था। शाह को याद आया कि मीरब के बाबा ने साफ अल्फाजों में कहा था कि मीरब को टेंशन से दूर रखना है, वरना मीरब की जान को खतरा हो सकता है। इसकी हालत टेंशन से बिगड़ रही थी और मीरब बगैर जवाब सुने कभी अपनी जिद से पीछे नहीं हट सकती थी। ये बात रोमान शाह जानता था। हाँ मीरब, वो मेरी बीवी है। ये कहना रोमान शाह के लिए कितना मुश्किल था, ये तो सिर्फ रोमान शाह का दिल ही जानता था। अपनी मीरब के दिल को इतनी बड़ी चोट पहुंचाना रोमान शाह के अपने दिल को चीर रहा था। दूर हो जाए मुझसे, मुझे नफरत है आपसे। नफरत है, नफरत है, इतनी नफरत है कि मैं आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। वो पागलों की तरह शाह के सीने पर मुक्के मारते हुए खुद को आजाद करवा रही थी। मैं मर ही क्यों नहीं जाती? पहले मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, अब मुझसे मेरा शाह भी छीन लिया। आप जालिम है, बहुत जालिम है। अल्लाह जी मुझे मौत दे दे। वो बेतहाशा चीख कर रोते हुए शाह का सीना पीट रही थी। इसके दिल दहलाने वाली चीखों की आवाज से पूरे रूम में गूंज रही थी। मीरब को संभालना शाह के लिए मुश्किल हो रहा था, मगर शाह खुद को पहले ही इस बात के लिए तैयार कर चुका था। वो जानता था कि जब मीरब के सामने सच्चाई आएगी तो मीरब का रिएक्शन बहुत जानलेवा होगा। वो शाह के सीने पर जोर जोर से मुक्के मारते हुए चीख रही थी। खुद को छुड़वाना चाहती थी, मगर इस वक्त मीरब को अपनी हिरासत से बाहर निकालना मतलब कि वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती थी। मेरी बात सुनो। क्यों? क्यों सुनूं आपकी बात? अगर मीरब ऐसा कुछ करती तो आप मेरी जान ले लेते।
और मैं इतना सब कुछ होने के बावजूद आपकी बात सुनूं? आप चाहते हैं आपकी बात सुनो? इसकी हालत पागलों जैसी हो रही थी, वो लफ्ज़ों को बार-बार दोहरा रही थी। अपनी मीरब की हालत देखकर रोमांचा का दिल तड़प रहा था। मीरब, इसका और तुम्हारा कोई मुकाबला नहीं। हाँ, सच में इसका और मेरा कोई मुकाबला नहीं। वो मुझसे यंग है और वो आपको औलाद पैदा करके दे सकती है और आपको औलाद का सुख दे सकती है। मीरब तो बांझ है, मीरब आपको औलाद नहीं दे सकती। जो अल्लाह ने मुश्किलों से, मुरादों से, दुआओं से एक बेटा दिया था, आपको इन आप इनको दुश्मनों के हवाले कर चुके हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बहुत गलत सोच रही हो। ऐसा ही है, मैं बिल्कुल ठीक सोच रही हूँ। पागल नहीं हूँ, मैं सच्चाई देख सकती हूँ। आपकी इतनी बड़ी जायदाद है। आपने सोचा कि मीरब तो बेवकूफ़ है, इसे तो मैं किसी न किसी तरह वापस ले ही आऊँगा। आग अगर आ गई तो ठीक है, ना आई तो तब भी कोई बात नहीं। मगर इतनी बड़ी जायदाद के लिए आपको वारिस की ज़रूरत थी, तो आपने शादी कर ली। मीरा बस, इतना ही यकीन है तुम्हें मुझ पर? इतना ही जानती हो तुम मुझे? रोमांचा ज़बरदस्ती इसे बाहों के हिसार में लिए हुए खड़ा था, जबकि वो मुसलसल हिसार तोड़कर निकलना चाहती थी। अपने मुँह से मान रहे हैं कि वो आपकी बीवी है और आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। अब भी आप मीरब को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्या मैं पागल हूँ जो आपकी बातों में आ जाऊँगी? मीरब मेरी जान, सच्चाई हमेशा वो नहीं होती जो आपको नज़र आ रही होती है। हर तस्वीर के 2 रूप होते हैं। लड़की के साथ निकाह सिर्फ़ कागज़ों की हद तक है। मेरा और इसका रिश्ता इससे ज़्यादा नहीं है। वाह! शाह, क्या मैं पागल नज़र आती हूँ? वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है, आपका इसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, तो क्या बच्चा न्यू टेक्नोलॉजी से डाउनलोड किया है? चलो मान लिया, आपने सिर्फ़ निकाह किया है, तो क्या वो किसी और के साथ रिलेशन में है? सब कुछ छोड़ें, ये बताएँ प्यार में धोखेबाज़ी करते हुए निकाह ही क्यों किया? शाह, प्यार में शिरकत नहीं होती और जहाँ शिरकत हो जाए वहाँ प्यार नहीं होता। आपने तो मीरब का मान ही तोड़ दिया, गुरूर मिट्टी में मिला दिया। मैं आपसे बहुत नफ़रत करती थी। क्योंकि आपने मुझसे मेरा बेटा छीन लिया, मगर कभी आपके इश्क पर मुझे ज़रा सा भी शक नहीं था। आज तो इश्क के नाम पर भी आपने मुझे ऐसी गाली दी है कि जिसे मीरब सारी ज़िंदगी याद रखेगी। भरोसा उठ गया है मेरा आपसी मोहब्बत से। कहाँ गया वो शाह जो मीरब पर मर मिटने के दावे करता था? कहाँ गई शाह की वो मोहब्बत जो सिर्फ मीरब से मंसूब थी? वो दर्द भरी नज़रों से देखते हुए पूछ रही थी। शाह की मोहब्बत आज भी तुम्हारे लिए है। शाह आज भी तुम पर मरता है और जब तक सांसें चलती हैं तुम पर मरता रहेगा। झूठ, अपने दिल से पूछो, यही सच है, मुझ पर भरोसा करो। सच में शाह, मैं आप पर भरोसा करूं? आप भरोसे के लायक हैं। यकीन, भरोसा, मोहब्बत, ये अल्फाज आपके मुंह से अच्छे नहीं लग रहे। मीरा, तुम्हें मुझ पर यकीन करना पड़ेगा। ना करूं तो फिर मैं जबरदस्ती करूंगा। आप मुझ पर जबरदस्ती करने का हक खो चुके हैं। अब आपका मुझ पर कोई हक नहीं है। वो गुस्से से दो टोक बोली थी और इसकी यही बात शाह को तैश दिला गई थी। मेरा अज भी तेरे ते पूरा हक है। ते मरदे दम तक तेरे ते मेरा हक ही रहेगा। अज अज कह लिया, दोबारा कया ते हलक तो जुबान कट के तेरे हथ विच रख दियांगा। हक ना हक ना जान कढ ले, पर कदी ऐ ना कवी कि तेरे ते मेरा हक नहीं। तो शादी सी, शादी है ते शादी ही रवेंगी। तशरी, मेरा आज भी तुम पर पूरा हक है और मरते दम तक तुम पर पूरा हक रहेगा। आज तो बोल दिया है, दोबारा बोला तो हलक से जुबान निकाल कर हाथ पर रख दूंगा। हक से चाहे जान ले लो, जान निकाल लो, मगर ये मत कहना कि तुम पर मेरा हक नहीं है। तुम शाह की थी, शाह की हो और हमेशा शाह की ही रहोगी। बस आपको यही करना आता है, चीख कर डरा कर मुझे चुप करवाना आता है। इस रात भी तो आपने यही किया था। मेरी मर्जी के खिलाफ आपने मुझे अपने साथ बांध के रखा और वो मेरी नजरों के सामने मेरी जान, मेरे बेटे को लेकर। आपने कुछ किया नहीं। आपसे नफरत करके आपसे दूर रहना चाहती थी हमेशा हमेशा के लिए। वो भी आपने नहीं करने दिया। ले आए ज़बरदस्ती मुझे अपने साथ। ज़बरदस्ती नहीं लाया, तुम अपनी मर्ज़ी से आई हो। सच में शाह, इसको अपनी मर्ज़ी कहते हैं? तो लानत है ऐसी मर्ज़ी पर। आप मेरे भाई को क्या बोल रहे थे कि अगर मैं वहाँ पर रुकी तो मैं इसमें मीर भाई की तो कोई गलती नहीं थी। आप मुझे मजबूर करके लाए हैं। अब आ गई हूँ तो इस बात को ख़त्म करो। ये तुम्हारा घर है। एक एक ना एक दिन तो तुम्हें अपने घर आना था और आकर मेरे साथ रहना ही था। ये मेरा घर नहीं है। अगर मेरा घर होता तो यूँ हिस्सेदार लाकर मुझसे पहले आपने बिठा ना रखे होते। इन हिस्सेदारों की कोई औकात नहीं है। ये घर तुम्हारा है और मैं तो हमेशा से ही तुम्हारा था और तुम्हारा रहूंगा। अब तुम्हारा यकीन मुझ पर कायम नहीं रहा तो मैं क्या कर सकता हूँ? बदल गए हैं आप, सफाक हो गए हैं, पहले जैसा शाह नहीं है। सच कहूँ तो मुझे लगता है कि आप मेरे शाह हैं ही नहीं। ठक ठक ठक। कौन? दरवाजे की आवाज पर शाह ने नागवारी से पूछा।
शाह इस वक्त सिर्फ मीरब को सुनना चाहता था, मीरब से बात करना चाहता था। ऐसे में किसी की मदाखलत शाह को जहर से भी ज्यादा जहर लग रही थी। प्लीज दरवाजा खोलें, मुझे आपसे बात करनी है। ये शाल की आवाज थी। क्या कह रहे थे आप? कि मैं आप पर भरोसा करूं? ये है आपका भरोसा? वो शाह की जानिब तंजिया निगाहों से देखते हुए मजबूरी में रोमान शाह की बाहों के हिसार में खड़ी थी। शाह इसके कमर पर मजबूती से हाथ बांधे हुए इसे हिलने तक नहीं दे रहा था। जाइए, आपको आपका भरोसा बुला रहा है। मैं इस वक्त कहीं नहीं जा रहा। तुम्हें जो कुछ कहना है कहो, मैं सुन रहा हूँ। शाह, मेरी बात को सुने। मुझे आपसे बात करनी है। बाहर आए प्लीज। ये आपको शाह कहकर बुलाती है? आपने इसे शाह कहने का हक भी दे दिया। मीरब ने जिस अंदाज से कहा था, शाह का दिल तड़प गया था इसके लफ्जों की गहराई को महसूस करते हुए। वो कतरा कतरा चल रही थी। शाह की मोहब्बत किसी और की दस्तरस में जा चुकी थी, ये सोचकर वो खुद में ही खत्म हो रही थी। बहुत मुश्किल होता है महबूब को किसी के साथ बांटना। शाह आपको ये शाह, आपको तो ये नाम मेरे सिवा किसी के मुंह से अच्छा नहीं लगता था। आपने तो कभी किसी को ये हक नहीं दिया था कि कोई आपको इस नाम से बुलाए। क्या वो इतने आपके दिल के नजदीक आ चुकी है कि अब वो आपको शाह कहकर बुलाती है? शाह, आपने तो मेरे सारे हक इसे दे दिए। जाने शाह तो खाली हाथ रह गई। ना मेरे पास शाह रहा, ना ही शाह की मोहब्बत, ना शाह का इश्क, ना शाह की औलाद। और औलाद तो आप अब आप मेरे जीने का कोई मकसद नहीं है। मुझे सच में मर जाना चाहिए। मैं मर क्यों नहीं रही? मीरब का दिल दर्द से लबरेज हो चुका था। वो टूटे हुए लफ्जों से अब चीख नहीं रही थी, तड़प कर बोल रही थी। इसके दर्द भरे अल्फाज की बातें शाह के सीने को चीरते हुए इसके दिल पर वार कर रही थी। शाह, प्लीज बाहर आए, मुझे आपसे बात करनी है। शाट अप, दफा हो जाओ यहाँ से। मैं जवाब नहीं दे रहा, इस बात का मतलब तुम्हें समझ नहीं आ रहा? जाओ, जाकर अपने कमरे में आराम करो। अब की बार शाह गुस्से से चिल्लाया था। मैं आपसे बात किए बिना नहीं जाऊंगी। इस तरह आप मुझे मेरे हक से महरूम नहीं रख सकते। ये जादूगरनी आपको मुझसे छीन लेगी। तुम चली जाओ, वरना मुझसे बुरा कोई ना होगा। शाह हलक के बल चिल्लाया। शाह को सब समझ में आ रहा था कि इशाल क्या करना चाहती है। वो मीरत के दिल में शाह के लिए नफरत पैदा करना चाहती थी, बदगुमानियां पैदा करना चाहती थी, जिसमें वो कामयाब भी हो रही थी। जाए, इसको आपके बगैर कहीं सुकून नहीं आ रहा। लगता है बहुत मोहब्बत से रखा है आपने इसको। वो मुझे बर्दाश्त नहीं कर पा रही। वो कौन होती है तुम्हें बर्दाश्त न करने वाली? और मोहब्बत तो शाह आज भी तुमसे करता है, चाहे तो भी यकीन करो या ना करो। यकीन करने के काबिल आपने छोड़ा ही नहीं। तुम्हें मेरी आंखों में अपने लिए मोहब्बत क्यों नजर नहीं आ रही? क्यों इतनी बदगुमान हो गई हो जानिशा? मत कहें मुझे जानिशा। आपने तो अपनी जान किसी को बना लिया है और आपकी मोहब्बत को मैं आपकी आंखों में देखने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। क्या करूं, दिखाई नहीं दे रही? वहां पर तो आपने किसी और को बसा रखा है। वो बड़े दर्द से बोल रही थी। आंसू उसकी आंखों से बहकर रुखसारों को भिगो रहे थे। विशाल शायद शाह की गुस्से वाली आवाज सुनकर जा चुकी थी। दोबारा इसकी कोई आवाज नहीं आई थी। तुम्हारी आंखों में आंसू मुझे तकलीफ देते हैं, ये बात तुम जानती हो। क्यों तड़पा रही हो जब कह रहा हूँ कि मैं आज भी तुम्हारा हूँ? मेरी मोहब्बत आज भी तुम्हारी है। इस लड़की का वजूद मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये समझ लो कि इसका और मेरा सिर्फ हमदर्दी का रिश्ता है। इसके भाई के बहुत से एहसानात थे जिनको उतारने के लिए मुझे ये कदम उठाना पड़ा। बस कर दे शाह, इतनी हमदर्दी हो गई है। वो इतनी हमदर्दी हो गई है कि वो आपके बच्चे की माँ बनने वाली है। प्लीज इस बात को छोड़ दो। वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। आप मुझसे दूर रहें। मुझे कुछ पता लगाना। और ना तो वो मेरे कमरे में आएंगे और ना मेरे साथ फजूल की करीबियां बढ़ाएंगे। वो शाह से दो टोक बोलती हुई शाह के सीने पर जोर डालकर गिरफ्त से निकल चुकी थी, क्योंकि शाह ने अपनी गिरफ्त जानबूझकर ढीली कर दी थी। शाह को अब गुस्सा आने लगा था। आखिर वो रोमांच शाह था। इससे ज्यादा बर्दाश्त करने में इसकी हिम्मत नहीं थी। आपके साथ मजबूरी में आई हूँ, मजबूरी से ही रहूंगी। आप इसी के पास जाकर रहें। बस मेरा, इससे ज्यादा सफाई नहीं दूंगा। तुम्हें जो समझना है समझो। और रही बात कि मैं तुम्हारे करीब ना आऊं तो तुम्हारे साथ ना रहूं, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। कल शाह भी अपनी मर्जी का मालिक था, आज भी अपनी मर्जी का मालिक है। 2 साल का हिजर काट के तुम्हारे पास आया हूँ और अब भी तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे दूर रहूंगा। तो ये तुम्हारी सोच है। मैं तुम्हारी सोचों पर पहरे नहीं लगा सकता। अगर इतनी देर से प्यार से समझा रहा हूँ तो वो मेरी मोहब्बत थी। और बात जब तुमने बात ही खत्म कर दी है कि तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं, मेरी मोहब्बत पर यकीन नहीं, तो अब मैं वो करूंगा जो मेरा दिल चाहेगा। क्या करेंगे? अगर ज़बरदस्ती मेरी मर्ज़ी के खिलाफ करीब आने की कोशिश की तो मैं भाई को फ़ोन करके यहाँ से वापस भी जा सकती हूँ। अच्छा, करो भाई को फ़ोन और जाकर दिखाओ। रोमान शाह ने आगे बढ़ते हुए मीरब की कमर पर हाथ रखकर झटके से इसे अपने करीब किया था। वो लहराती हुई इसके सीने से आ टकराई थी और वो इस आफत के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी।
शाह के हाथ आज भी वैसे ही सख्त थे। मीरब की रीढ़ की हड्डी में दर्द की अच्छी खासी लहर उठी थी। अगर शाह से दूर थी तो इसमें भी शाह की रजामंदी शामिल थी, क्योंकि मैं तुम्हें दर्द में नहीं देख सकता था। और अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे धमकाकर मुझसे दूर रह सकती हो तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। तुम्हारी सांसों पर, तुम्हारे हवासों पर अगर अपनी हुकूमत न दिखाऊं तो मुझे रोमांचा कौन कहेगा। मैं आपकी कोई बात नहीं मानूंगी, कोई जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं करूंगी। जो कर सकते हैं कर ले। लो फिर। शाह वही कर रहा था जो करना इसे सबसे ज्यादा पसंद था, मीरब की घुटती हुई सांसें। प्लीज सर, मुझे थोड़ा सा वक्त दें। कितना वक्त? 2 साल हो गए हैं। अब तुम अब भी वक्त मांग रहे हो? इससे ज्यादा वक्त नहीं दे सकता सर। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ, मगर रोमांचा की सोच कहाँ से शुरू होती है, कहाँ पर खत्म होती है, समझ में नहीं आता। मेरे हर प्लान को वो मिट्टी में मिलाकर आगे गुजर जाता है। आप जानते हैं, मैंने तो अपनी इज्जत तक दांव पर लगा दी है आपकी खुशी के लिए। मुझ पर यह एहसान जताने की जरूरत नहीं। तुम मेरा काम फ्री में नहीं कर रहे। तुर्की में एक आलीशान घर तुम्हें गिफ्ट कर चुका हूँ, जिसकी कीमत करोड़ों में है। हर रोज तुम अपना कोई ना कोई काम मुझसे निकलवा रहे हो। क्या तुम्हें मैं बेवकूफ लगता हूँ? मुझे सब समझ में आता है। सुल्तान सुल्तान साइगल की गुस्से से भरी हुई धार सुनकर अजहर खान को घबराहट से पसीने आने लगे थे। सुल्तान साइगल कोई मामूली इंसान नहीं था। सुल्तान साइगल अंडर माफिया का बहुत बड़ा नाम था। एक ऐसा नाम जो जुर्म की दुनिया में तहलका मचा देने के लिए काफी था। ऐसी कोई बुराई नहीं थी जो सुल्तान साइगल के अंदर मौजूद नहीं थी। ऐसा कोई गंदा और हराम धंधा नहीं था जिसको सुल्तान साइगल पर प्रमोट ना करता हो। शराब से लेकर चर्च तक हर नशा वो सप्लाई करता है। स्मगलिंग की दुनिया में इसे किंग समझा जाता है। झूठे तबके की लड़कियों छोटे तब छोटे तबके की लड़कियों को किडनैप करवाकर इनको ऊपर लेवल पर ले जाकर सप्लाई करना इसका सबसे फेवरेट धंधा था, जिसमें से वो एक दिन में मिलियन बिलियन की प्रॉफिट हासिल कर रहा था। इसके नज़दीक ये सब कुछ जायज़ था। पुलिस इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती थी। इसके साथ बहुत बड़े बड़े लोग शामिल थे। कोई चाह कर भी सुल्तान साइगल का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। सुल्तान साइगल की सिर्फ एक बेटी थी, जिसके इर्द गिर्द हर वक्त हाई सिक्योरिटी का दायरा रहता था। सुल्तान साइगल की रोमान शाह के साथ पुरानी दुश्मनी भी थी, मगर ये बात रोमान शाह नहीं जानता था। रोमान शाह के तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि इसका दुश्मन कोई और नहीं, सुल्तान साइगल है। सुल्तान साइगल को कौन नहीं जानता? वो अंडर माफिया का डॉन था, इसलिए हर पढ़ा लिखा बादशाह और इंसानी से जानता था। ये नाम कहीं ना कहीं हर किसी ने सुन रखा था, मगर इस नाम का रोमान शाह के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। तुम क्या मुझसे पैसे रोमान शाह की तारीफ करने के लिए लेते हो? नहीं सर, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने ऐसा कब कहा? आपका खाता हूँ, आपके कदमों की धूल, आपके दर का कुत्ता हूँ। मेरी क्या औकात कि मैं रोमांचा की तारीफ करूं? अजहर खान कुत्ते की तरह सुल्तान साइगल के सामने फोन पर ही पूंछ हिला रहा था। अजहर खान कहने को रोमांचा का दोस्त था, जिसने कभी बुरे वक्त में रोमांचा का बहुत साथ दिया था, मगर आज पैसे की लालच और हवस ने अजहर खान को इतना बदल दिया था कि वो दोस्ती और रिश्तों को जूते की नोक पर रखते हुए सिर्फ पैसों की लालच में आगे बढ़ता जा रहा था। वो इतना घटिया और गिरा हुआ इंसान बन चुका था कि इसने अपनी ही बहन को सुल्तान के आगे बेच दिया था, जिसके बदले इसे तुर्की के खूबसूरत और महंगे तरीन शहर इस्तांबुल के अंदर महल नुमा घर सुल्तान ने गिफ्ट किया था। और इसका घटियापन यही खत्म नहीं हुआ था। जबरदस्ती अपनी बहन को कई बार सुल्तान साइकिल के बिस्तर की जीनत बना चुका था। अजहर खान की बहन कोई और नहीं, इशाल खान थी, जो उम्र में सिर्फ 20 साल की होगी। माँ बाप का साया बचपन में ही उठ गया, मगर खुदा का शुक्र था कि अच्छे खासे खुशहाल थे वो दोनों बहन भाई। अजहर खान और सुल्तान साइगर की मुलाकात ऐसे हुई थी कि इशाल के कॉलेज की एक लड़की थी जो एक बहुत बड़ी गैंग का हिस्सा थी। इसका काम था कॉलेज की खूबसूरत लड़कियों की पिक्चर्स लेकर सुल्तान साइकिल तक पहुंचाना। इस काम की अच्छे से खासी रकम दी जाती थी। धनक नामी लड़की, जिसका रियल नाम शायद कुछ और था, मगर इसने अपना नाम धनक ही सबको बताया था। धनक लड़कियों के ग्रुप में बहुत ही सुलझी हुई लड़की बनकर रहती थी और हर लड़की से वो दोस्ती कर लिया करती थी। लड़कियां इसके झांसे में बहुत जल्द आ जाया करती थी, क्योंकि इसके बात करने का अंदाज ही कुछ ऐसा था कि वह हर किसी को अपना दोस्त और अपना गर्विदा बना लिया करती थी। इसने बहुत जल्द इशाल को अपने जाल में फंसाकर अपनी बहुत अच्छी दोस्त बना लिया था। इशाल पठान खानदान से ताल्लुक रखती थी। वो कम उम्र और देखने में काफी खूबसूरत थी। धनक ने इशाल की तस्वीरें जब सुल्तान साइकिल को भेजी तो सुल्तान साइकिल ने ये डिमांड की कि इशाल को जल्द अज जल्द इसके पास भेजा जाए। सुल्तान साइकिल का दिल जिस पर आ जाता है, इसे सुल्तान साइकिल अपने बिस्तर की जीनत बनाने के बाद बेदर्दी से बेच दिया करता था। इसे किसी की बहन बेटी की इज्जत का कोई फर्क नहीं पड़ता था।
اشال کی دوست نے بڑی چالاکی سے اشال کو کالج سے اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے کڈنیپ کروایا تھا۔ سلطان سائیکل اشال کے ساتھ بھی وہی سلوک کرنے والا تھا جو ہر وہ خاص لڑکی کے ساتھ کیا کرتا تھا۔ اپنے ساتھ کچھ راتیں گزارنے کے بعد اس کو بیچ دیتا، مگر اس سے پہلے ہی اس اس کے مخبروں کو یہ بات پتہ چلی کہ اشال خان اظہر خان کی بہن ہے۔ سلطان سائیکل جانتا تھا کہ اظہر خان کا شمار رومان شاہ کے اچھے دوستوں میں ہوتا ہے، جو کہ رومان شاہ کے بیسٹ فرینڈز میں شامل تو نہیں تھا، مگر برے وقت میں اس نے رومان شاہ کی کافی سپورٹ کی تھی۔ رومان شاہ ٹہرا غیرت مند اور عزت نفس والا انسان، جو کسی کی ہوئی نیکی کو کبھی نہیں بھولتا تھا۔ غیرت مند اچھے انسان کی یہ پہچان ہوتی ہے کہ وہ اپنے ساتھ کی ہوئی نیکی کو کبھی نہیں بھولتا اور وقت آنے پر ہمیشہ اپنے ساتھ اچھا کرنے والے کے ساتھ کھڑا رہتا ہے۔ یہی خاصیت تھی رومان شاہ میں۔ اظہر خان نے جو اچھائی کی تھی، رومان شاہ آج بھی اس سے یاد کرتے ہوئے ہمیشہ اظہر خان کے کام آ جایا کرتا تھا، جبکہ رومان شاہ کا لیول اظہر خان سے کئی گنا اوپر جا چکا تھا۔ اور سب سے بڑی بات کہ رومان شاہ بزنس کی دنیا کی جس اونچائیوں پر پہنچ چکا تھا، وہاں تک پہنچتے ہوئے اس نے کبھی حرام کا 1 روپیہ انویسٹ نہیں کیا تھا۔ اس کا 1 روپیہ حق حلال کی کمائی کا تھا۔ گزرے وقت میں اظہر خان کی کئی نیکی کی وجہ سے رومان شاہ آج بھی اظہر کی بہت رسپیکٹ کرتا تھا، اور یہ بات سلطان سائیکل بہت اچھی طرح سے جانتا تھا، مگر اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اظہر خان کو کوئی بہن بھی ہے۔ سلطان کا شیطانی دماغ ایکٹیو ہو کر بہت لمبی پلاننگ کر چکا تھا۔ اس نے اظہر کو اپنے پاس بلوایا اور اس کے سامنے اپنی ڈیمانڈ رکھی۔ اظہر خان فطرتی طور پر لالچی تھا، اور اس کا لالچ تب سامنے آیا جب اس کے سامنے سلطان سائیکل نے بہت بڑی ڈیمانڈ رکھی۔ اتنی رقم جس کو کمانے کے لیے وہ ساری زندگی میں لگا دیتا تو نہیں کما سکتا تھا۔ جب اظہر خان نے دیکھا کہ اس کا فائدہ ہی فائدہ ہے تو وہ نوٹوں میں کھیلے گا۔ اسے ڈیل اچھی لگی، وہ اپنے ایمان کو بیچتے ہوئے سلطان کی باتوں میں آ کر رومان شاہ سے غداری کرنے کو تیار ہو گیا۔ سلطان نے اپنی اگلی ڈیمانڈ اس کی بہن کے لیے رکھی تھی، جس پر وہ تڑپا اور اس کی بھائی والی غیرت تھوڑی دیر کے لیے جاگی۔ سلطان نے اسے دھمکی دی کہ اگر وہ یہ ڈیل کو نہ بھی مانے تب بھی سلطان کے لیے اس کی بہن کو پاس رکھنا کوئی مشکل کام نہیں، تو بہتر ہے کہ ڈیل کر کے اپنا فائدہ بھی حاصل کرو۔ مگر پھر بھی اظہر خان لاکھ لالچ میں آ کر گھٹیا ترین انسان بننے کو تیار تھا، مگر کہیں نہ کہیں اشال اس کی بہن تھی تو اپنی بہن کو کیسے سامنے بیٹھے ہوئے درندہ ست انسان کے حوالے کر دیتا۔ سلطان نے کہا کہ وہ وعدہ کرتا ہے پھر وقت آنے پر اس کی بہن کو واپس کر دے گا، اسے زیادہ دنوں تک کسی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، مگر اس کے بدلے سلطان نے اسے ترکی کے شہر استنبول میں محل نما گھر آفر کیا تھا۔ اظہر خان ایک بات تو جانتا تھا کہ اگر وہ اپنی مرضی سے سلطان کی بات نہ بھی مانے تب بھی سلطان وہ کرے گا جو وہ کرنا چاہتا ہے، تو اسے بہتر یہ لگا کہ وہ سلطان کی ڈیل مان لے۔ سلطان کی پاور سے کون واقف نہیں تھا؟ وہ منٹوں میں قتل کروا سکتا تھا، اغوا کروا سکتا تھا، کسی کو صفائے ہستی سے مٹا سکتا تھا۔ ایسے بندے کے ساتھ پنگا لینا اظہر خان کو ہر طرح سے نقصان ہی نقصان تھا، تو اس کی غیرت پیسوں اور محل نما گھر کے نیچے دب کر رہ گئی۔ اشال یہ بات نہیں جانتی تھی۔ اظہر خان کی عزت کو اپنے پیروں کے نیچے رونتے ہوئے سلطان نے کئی بار اپنے بستر کی زینت بنایا تھا۔ شروع میں اشال تو روئی تڑپی گڑ گڑائی، مگر اشال بھی بہن تو اظہر خان کی تھی۔ اس کی غیرت بھی پیسے اور آسائشوں کے سامنے ختم ہو گئی۔ سلطان کی عمر اشال سے بہت بڑی تھی، ادھیڑ عمر شخص تھا اور شکل صورت بھی بس ٹھیک ٹھیک تھی، مگر پیسہ دے کر اشال نے اس کی کئی راتوں کو رنگین بنایا۔ آہستہ آہستہ سلطان کا دل اشال سے بھرنے لگا۔ ایسے ہی میں سلطان نے اظہر خان کے سامنے ایک اور پتا پھینکا اور اظہر کو حکم دیا کہ وہ رومان شاہ کو مجبور کرے کہ وہ اس کی بہن کے ساتھ شادی کر لے۔ اظہر کو یہ بات بالکل سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ اظہر اچھی طرح سے جانتا تھا کہ رومان شاہ اپنی بیوی سے بہت پیار کرتا ہے، وہ کبھی بھی اس بات پر رضامند نہیں ہوگا، مگر اس کا جو حل سلطان کے شیطانی دماغ سے نکلا وہ اظہر کی سوچ سے بالاتر تھا۔ بہت بڑی پلاننگ کی گئی تھی، اتنی بڑی پلاننگ جس میں بہت سے لوگ شامل تھے۔ رومان شاہ مضبوط اعصاب کا مالک، سمجھدار انٹیلیجنٹ شخص تھا، اسے گرانا سلطان کے لیے اتنا آسان نہیں تھا۔ رومان شاہ کوئی راہگیر، کوئی کمزور شخص نہیں تھا جسے آسانی سے سلطان اپنے جھانسے میں لے لیتا، اسی لیے تو سالوں سے صحیح وقت کا سلطان انتظار کر رہا تھا۔ سلطان نے بہت وقت سے رومان شاہ پر نظر رکھی ہوئی تھی، مگر رومان شاہ کی جڑوں کو اکھیڑنا آسان کام نہیں تھا۔ آخر بہت بڑا اور گھٹیا پلان تیار کر لیا تھا۔ رومان شاہ کے بیٹے رائن شاہ کی 7ویں سالگرہ تھی۔ میرب اور رومان شاہ بہت خوش تھے۔ ایک ہوٹل میں رومان شاہ نے اپنے بیٹے کی برتھ ڈے کا فنکشن رکھا تھا، مگر لوگوں کو انوائٹ نہیں کیا تھا، کیونکہ رومان شاہ کو نہیں پسند تھا کہ اس کی بیوی ہر کسی کی نظروں کے سامنے آئے۔ شاہ ہمیشہ سے اس معاملے میں کافی پوزیسو رہا تھا۔ اسے اپنے گھر کی عورتوں کو باہر مردوں سے ملانا انتہائی ناپسند عمل لگتا تھا۔
होटल पूरी तरह से खाली था, सिर्फ स्टाफ मौजूद था और बहुत प्यारा अरेंजमेंट करवाया गया। रोमांच ने अपनी बेटी की सालगिरह पर सिर्फ अपने खास दोस्त और फैमिली को इनवाइट किया था, जिसमें रायन के ननियाल वाले मतलब बैरून मुल्क की वाइफ मक, मलिक जुबैर की वाइफ शाहमीर और मिरहा शाह शामिल थे। रोमान शाह के दोनों बेस्ट फ्रेंड अहमद अलवी एंड शाहजेब खान अपनी फैमिली के हमरा तुर्की आए थे। रोमान शाह अक्सर तुर्की के टूर पर रहता था। मुल्क से ज़्यादा वक्त इसका तुर्की में गुजरता था। ऐसे में वो अक्सर मीरब को अपने साथ ही लेकर जाता था, क्योंकि मीरब और रायन से दूर रहना रोमान शाह को दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगता था। रोमान शाह 2 साल पहले अपनी फैमिली के साथ तुर्की में था, इसलिए रायन की बर्थडे वहीं सेलिब्रेट करने का इरादा बनाया था। अपने खास फैमिली के लोगों और दोस्तों के हमरा खूबसूरत रायन के नाम का बना हुआ केक कट किया जा रहा था। तालियों की गूंज में सब खुशी से हैप्पी बर्थडे कहते हुए रायन को दुआएं दे रहे थे, जब अचानक से बहुत ज्यादा तादाद में लोग असले के हमरा होटल में दाखिल हुए। सब कुछ प्लानिंग के तहत था, तो समझने का मौका नहीं मिला। रोमान शाह के सिक्योरिटी गार्ड्स को मौके पर ही मार दिया गया था। प्लानिंग बहुत बड़े पैमाने पर की गई थी। सब कुछ सोचा समझा प्लान था। सुल्तान साइगल जानता था कि रोमान शाह अपनी बेटे की बर्थडे किस होटल में मना रहा है। जब काम प्लानिंग के तहत किया गया हो, तो तो इंसान इसमें कामयाब हो जाता है। रोमान शाह के तो वहम गुमान में भी नहीं था कि इसका पता अपना ही दोस्त इस काम में साथ मिला हुआ है। अजहर खान प्लानिंग के तहत तुर्की आया और रोमान शाह से मिला और ये बताया कि वो बिजनेस मीटिंग के लिए आया है, जबकि वो सुल्तान के साथ मिला हुआ था। वो सुल्तान के कहने पर ही यहाँ आया था। वो हर पल की रिपोर्ट सुल्तान तक पहुंचा रहा था, इसीलिए सुल्तान रोमान शाह पर हमला करवाने में कामयाब हो गया। अक्सर इंसान अपने दोस्तों से धोखा खाता है, यही हुआ था रोमान शाह के साथ। सुल्तान, जो कई सालों से रोमान शाह का एक बाल भी बांका नहीं कर सकता था, इस रात रोमान शाह का बहुत बड़ा नुकसान कर गया था। होटल में भागदौड़ मच गई। इसी भागदौड़ में सब एक दूसरे से अलग हो गए थे। रोमान शाह ने मीरब का हाथ मजबूती से थाम कर रखा था। रायन रोमान के हाथ में था। रोमान शाह ने पिस्टल निकालते हुए मीरब और रायन की हिफाजत के लिए फायर की थी, मगर इसके पास सिर्फ एक पिस्टल था और मुकाबले लोग भारी सिलाह से लदे हुए थे। होटल की लाइट बंद कर दी गई थी। किसी को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। रोमान शाह मीरब और रायन को अपनी बाहों के हिसार में लिए एक हाथ में पिस्तौल को थामे हुए कोशिश कर रहा था कि वो अपनी फैमिली को यहाँ से महफूज करके निकलने में कामयाब हो जाए। वो बड़ी हद तक कामयाब होता भी जा रहा था, मगर जैसे ही रोमान शाह होटल के पार्किंग एरिया में पहुंचा, बहुत सारे नकाब में खड़े हुए लंबे चौड़े सुल्तान के टट्टू सामने आकर खड़े हो गए थे। मतलब वो रोमान शाह को खुद चांस दिया गया था कि वो सामने आए, क्योंकि अंधेरे में रोमान शाह को पहचानना शायद इनके लिए भी मुश्किल था। रोमान शाह के पास सिर्फ एक गोली बची थी, जिससे वो सामने खड़े हुए लोगों का मुकाबला नहीं कर सकता था। मर्द कमजोर इस वक्त पड़ता है जब इसके साथ औरत हो। रोमान शाह हारने वालों में से नहीं था। इसके अपनी जान की कोई परवाह नहीं थी, और ना ही वो बुज़दिल था कि मौत को सामने देखकर घबरा जाता। मगर इस वक्त इसकी दो कमजोरियां इसके साथ थी, जिनको वो अपने एक बाजू के हिसार में लिए खड़ा था। पिस्टल को घुमाते हुए वो सबको देख रहा था। मीरब ने रैंक को उठा रखा था। मीरब और रैंक बहुत खौफजदा थे। इस वक्त रोमान शाह खुद को दुनिया का सबसे बेबस इंसान समझ रहा था। जिस राइम और मीरब की आंखों में वो कभी डर नहीं देखना चाहता था, इस वक्त वो खुद ज्यादा खौफजदा थे। ये बात रोमान शाह के लिए बहुत तकलीफ थी, मगर कभी कभी इंसान हालात के सामने मजबूर हो जाता है। रोमान ने मीरब और रायन को अपने सीने से लगा रखा था। कोई रास्ता नहीं नजर आ रहा था। रोमान शाह की नजरें इसे एसीपी शामिर मलिक को ढूंढ रही थी, मगर इसे ये पता नहीं था कि शामिर को भी प्लानिंग के तहत इसे ऐसे हालात से गुजरना पड़ रहा है। शामिर मिधा और अपनी फैमिली को महफूज करने के लिए एक रूम का इंतखाब करते हुए रूम में पहुंचा कर रूम का दरवाजा बंद कर रहा था, तो एक होटल में अंधेरा था। हाथ को हाथ दिखाई नहीं दे रहा था। जब शामिर दरवाजा बंद करके वहां से निकलना चाहता था, इस वक्त पीछे से आकर काफी सारे लोगों ने एक साथ मिलकर शामिर पर हमला कर दिया। शामिर ने भरपूर अंधेरे में मुकाबला करते हुए बहुत से लोगों को जख्मी किया। 2 लोगों को गोली मारते हुए जान से ही मार दिया था। मगर वही मसला कि शामिर इस वक्त हमले के लिए तैयार नहीं था। और तो फौरन से पहले बीरब और रमान शाह तक पहुंचना चाहता था, मगर नहीं पहुंच सका। काफी हाथापाई के बाद एक शख्स ने शाहमीर के सर पर जोर से शैंपेन की बोतल मारते हुए तोड़ दी थी। शाहमीर ने सर से खून के फवारे फूट रहे थे। इसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। ऐसे में शाहमीर को अंदाजा था कि वो इन लोगों का मुकाबला नहीं कर सकेगा। इससे पहले कि वो शाहमीर की जान ले लेते, वो अपने लिए इतना ही कर सका था। किसी न किसी तरह वो साथ वाले रूम का दरवाजा खोलकर अंदर जाकर रूम का दरवाजा बंद करने में कामयाब हो गया था।
वो मेरा फैमिली को बचाने में कामयाब तो हो गया, मगर इस तरह शामिर और मीरब और रोमान शाह तक नहीं पहुंच सका था। रोमान शाह के फ़ोन मुसलसल बेल बज रही थी। रोमान शाह के बजते हुए फ़ोन को देखकर सामने खड़े हुए एक शख्स ने हाथ के इशारे से फ़ोन सुनने को कहा। रोमान शाह कोई आम इंसान नहीं था जिसे समझाने के लिए लफ्ज़ों का सहारा लेना पड़े। वो समझ चुका था कि फ़ोन इस शख्स का है जो ये सब करवा रहा है। रोमान शाह ने पिस्टल वाले हाथ से कान पर लगी हुई ब्लूटूथ को ऑन किया था। कैसे हो रोमांचा? मुकाबले की शैतानी भारी आवाज रोमांचा की समाज से टकराई, मगर रोमांचा बिल्कुल भी इस आवाज से वाकिफ नहीं था। कौन हो तुम और ये सब करवाने का क्या मतलब है? बताता हूँ। इतनी भी क्या चलती है रोमांचा? मुकाबल शदीद रोमांचा के हालात से लुत्फ शायद रोमांचा के हालात से लुत्फानंदोज हो रहा था। मेरे पास तुम्हें एंटरटेन करने के लिए टाइम नहीं। मुंह खोलो और बताओ ये सारा तमाशा क्यों करवा रहे हो? रोमांचा ने दहाड़ते हुए कहा। दाद देनी पड़ेगी रोमांचा तुम्हारी हिम्मत की। फैन हूं मैं तुम्हारी इस हिम्मत का, इस एटीट्यूड का। ऐसे संगीन हालात में भी तुम एटीट्यूड और अकड़ को बरकरार रखे हो। बहुत इम्प्रेस हूं मैं तुमसे। सुल्तान शैतानी कह के लगाते हुए हंस रहा था। अगर इतना ही पसंद हो तो फिर सामने आकर मिलो। ये बुजदिलों की तरह पीठ पर वार करवाकर क्या साबित करना चाहते हो? मर्दों की तरह तुम जहाँ चाहोगे मुझे बुलवा सकते हो। रोमान शाह ना डरने वाला है ना झुकने वाला है। जहाँ बुलाओगे तुम्हारी बुलवाई हुई जगह पर पहुंच जाऊंगा। फिलहाल मेरी फैमिली मेरे साथ है। इसे तमाशे को कवर करवाओ। ना 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 ना, मैं अच्छी तरह ही जानता हूँ कि तुम्हारी फैमिली तुम्हारी कमजोरी है। तुम्हारी जान लेनी होती तो मैं कब से ले चुका होता। सुल्तान के लिए तुम्हारी जान लेना कोई मुश्किल काम नहीं है, मगर तुम्हारी जान नहीं चाहिए। वो तुम वो जादूगर हो जिसकी जान तुम्हारे इस सीने से लगी हुई चिड़िया के अंदर है। ओए, हद में रह में हद में जो बकवास करनी है मुझसे कर। मेरे घर की इज्जत की जानिब करने बुरी निगाह डालने वाले की मैं आंखें नोच लेता हूँ। रोमांचा ने दहाड़ते हुए कहा। गुस्से से रोमांचा का चेहरा सुर्ख पड़ चुका था। इसके चेहरे की तमाम रगें तनी हुई थी। इसमें इसका बस चलता तो इस शख्स की जान ले लेता। अपना गुस्सा बचा के रख, बहुत काम आएगा। पहले मैं तुमसे अपना तारुफ तो करवा लूं। सुल्तान साइगल, सालार साइगल का भाई, जिसको तुमने बेदर्दी से मरवा दिया था। शट अप। पहली बात कि सालार साइगल का कोई भाई नहीं था, और दूसरी बात मैंने इसको नहीं मरवाया, वो अपने गुनाहों की सजा भुगतते हुए खुद ही मर गया था। और तीसरी बात, अगर मरवा भी देता तो बहुत अच्छा करता, क्योंकि वो कुत्ता इसी लायक था। वो अलग बात है कि खुदा ने इसको ऐसी सजा दी जिससे वो न जी सका न मर सका। जीते हुए अपने गुनाहों पर रोता रहा। इंशाल्लाह मरने के बाद इसको जहन्नुम नसीब होगी। जहन्नुम की आग में तो तुम जलोगे, जब तुम अपनी चिड़िया की इज्जत तुम अपनी आंखों से लुटते हुए देखोगे। आहा हा हा हा, कुत्ते, जुबान बंद कर। मैं तेरे इतने टुकड़े करूंगा कि तेरी 7 नस्लें तक न गिन सकेंगी। गंदी नाली के कीड़े, गलीज इंसान, खबरदार जो दोबारा अपनी गंदी और गलीज जुबान से मेरी बीवी का नाम लिया। रोमांचा गुस्सेली आवाज और दहाड़ से राइम और मीरब का डर से कांप रहे थे। राइम मुसलसल रो रहा था। वो खौफजदा था इस माहौल से। रोमांचा की आवाज में बात करते हुए कोई डर, कोई खौफ नहीं था। कोई खौफ की वजह से सिर्फ और सिर्फ इसकी बाहों के हिसार में कैद किए हुए दो वजूद थे, जिनको वो अपनी जान से कहीं ज्यादा मोहब्बत करता था। इसे अपनी जान की परवाह नहीं थी, मगर हिसार में छुपाए हुए दोनों लोगों की जान इसे बेहद अजीज थी। बहुत तकलीफ होती है, कैसे तड़प रहे हो, तुम्हारी इसी तड़प को मैं भी देखना चाहूंगा। तुम जो भी कहो, हकीकत बदल नहीं जाएगी। तुमने वो सब कुछ अपनी बहन के लिए किया, क्योंकि मेरे भाई एडवोकेट सलार साइगल का दिल आ गया था तुम्हारी बहन पर। और तुमने और तुम्हारे बहनों ने, एसीपी शामीर मलिक ने मिलकर जो कुछ मेरे भाई के साथ किया, मैं वो कभी नहीं भूल सकता। हम करेंगे तो गुनाहगार तुम करो तो सही। मेरी भांजी की शादी अपने इस 2 टके के कजन आसिम शाह के साथ करवा दी। इस वक्त गैरत क्यों नहीं जागी? घटिया इंसान, अपनी गैरत जगा। तुम्हारी भांजी की इज्जत से शादी हुई है, निकाह हुआ है। हम लोगों की बहू बेटियों को इज्जत की निगाह से देखने वाले गैरतमंद इंसान हैं। तुम जैसों की तरह बेगैरत खून हमारे रगों में नहीं दौड़ता। रुमान शाह जितनी मर्जी दलीलें ले ले, तेरी किसी दलील पर मैं पीछे नहीं हटूंगा। मैं नहीं भूल सकता कि तुम्हारी वजह से मेरे भाई का हंसता बसता घर बर्बाद हो गया, और मेरी घर की इज्जत को तुमने 2 टके के आसिम शाह के साथ रुखसत करवा दिया। तुम्हें लगा कि तुम्हें इस सब का हिसाब नहीं देना पड़ेगा। हिसाब के लिए तैयार रहो। और क्या कहा तुमने कि सलार साइकिल का कोई भाई नहीं था? तो तुम्हारी इत्तला के लिए अर्ज है कि मैं सलार साइकिल का बड़ा भाई सुल्तान साइकिल हूँ, जो बचपन से ही घर से भाग गया था, क्योंकि मेरे इरादे बहुत पुख्ता थे। तुम जैसों की बहनों को अपने बिस्तर की जीनत बनाने के लिए कड़े इम्तिहानों से गुजरना पड़ा।
اس لیے میں اپنے گھر سے دور رہا ہوں۔ تم نے میرے بھائی کے ساتھ جو کرنا تھا کر لیا، تمہاری باری ہے۔ اپنی بہن کو تو شاہمیر کے ساتھ بیاہ کر تم نے محفوظ کر دیا۔ وہ سالہ اس کا محافظ بن کر اس کی سیکیورٹی کو بہت ٹائٹ رکھتا ہے۔ ویسے بھی اس کے ساتھ جتنا کچھ ہونا تھا ہو چکا، اب اس کے پلے کچھ بھی نہیں، اور بکواس استعمال شدہ چیزوں کا اس مجھے کوئی شوق نہیں ہے۔ اب تو تمہارے اس دل کے ٹکڑے کو، جس کو اپنے سینے میں چھپائے کھڑے ہو، عزت کو تار تار بھی کروں گا۔ آ آ آ رومان شاہ کی دہشت ناک چیخ سے ہوٹل کا پارکنگ ایریا گونج اٹھا تھا۔ رومان شاہ کی نسیں غصے سے پھٹنے کو ہو چکی تھی۔ رائم ڈر کر خوف سے چیخیں مار کر رونے لگا تھا۔ میرب اور رائم اتنے خوفزدہ تھے کہ ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ گر رہے تھے۔ میرب اپنے بیٹے کو چپ کروانے کی کوشش کر رہی تھی، حالات ان کی سمجھ سے باہر تھے۔ شاہ رائم اور میرب کو ایک بازو میں پکڑے، ایک ہاتھ میں پسٹل لیے دہاڑتے ہوئے پسٹل سے سب کو پیچھے رہنے کو بول رہا تھا۔ فی الحال سلطان کے پالتو کتے اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے تھے۔ ہاں ہاں ہاں، بہت درد ہو رہا ہے۔ چلا رومان شاہ جتنا چلا سکتا ہے۔ جو کچھ تیرے کانوں سے سننا نہیں جا رہا وہ سوچ میں کرنے والا ہوں۔ تیری بیوی کی عزت کو پیروں تلے روندوں گا، اس کے بعد اپنے آوارہ کتوں کے آگے ڈالوں گا کہ وہ اس کے جسم کی ہر بوٹی بوٹی کو نوچ کر اس کی روح کو زخمی کریں گے، پھر اس کو ٹھیک کر کے ہر رات بیچوں گا، پھر میرے بھائی کا بدلہ پورا ہوگا۔ تو پہلے میری بیوی تک پہنچ کے تو دکھا۔ رومان شاہ مرتے مر جائے گا مگر کبھی بھی تمہیں اپنی بیوی تک نہیں پہنچنے دے گا، رومان شاہ حلق کے بل چلاتے ہوئے بول رہا تھا۔ گندی نالی کی پیداوار اور میرب کی طرف آنے والی ہوا کو میں بھی اجازت نہ دوں کہ وہ اس کے قریب ہو کر گزرے۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ رومان شاہ کی بیوی تک پہنچ سکتے ہو؟ میں تمہارا وہی حشر کروں گا جو تمہارے بھائی کا کیا تھا۔ رومان شاہ دہاڑتے ہوئے میرب اور رائم کو اپنے سینے سے کس کے لگائے کھڑا تھا۔ خوبصورت شہزادہ اپنی شہزادی اور پیارے سے بیٹے کی حفاظت کر رہا تھا۔ میرب کو تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ رومان شاہ کیا بول رہا ہے، کس کے بارے میں بول رہا ہے۔ وہ تو اپنے بیٹے کے لیے ہلکان ہو رہی تھی جو ڈر سے روئے جا رہا تھا۔ رائم میں میرب کی جان بستی تھی، شاہ کی جان میرب میں بستی تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ اپنے بیٹے سے محبت نہیں کرتا تھا، وہ اپنے بیٹے سے بے انتہا محبت کرتا تھا، مگر ایک پوائنٹ اگر زیادہ کی بات کی جائے تو وہ محبت میرب کے حصے میں آتی تھی۔ تمہارا برا وقت شروع ہو چکا ہے رومان شاہ، بچا سکتے ہو تو بچا لو اپنی بیوی کو، کیونکہ اگر سلطان سائگل کے ہاتھ لگی تمہاری بیوی کے وجود کے ہر حصے کو نوچتے ہوئے تمہیں تصویریں بھجواؤں گا۔ تمہیں سلگتا ہوا تڑپتا ہوا دیکھنا چاہتا ہوں۔ میں اچھی طرح جانتا ہوں کہ تمہاری کمزوری تمہاری بیوی ہے، تمہیں جان سے مار کر مجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ رومان شاہ سمجھ چکا تھا وہ اپنے بھائی کا بدلہ رومان شاہ کو مار کر پورا نہیں کرنا چاہتا۔ رومان شاہ کی عزت پر ہاتھ ڈال کر اسے کمزور کر کے اسے تڑپنا ہوا دیکھنا چاہتا ہے۔ اس کی میرب تک کو کوئی ہاتھ لے کر آتا تو شاید اس سے پہلے مرنا چاہے۔ رومان شاہ نے چاروں طرف نظریں گھمائے ہوئے اپنی گاڑی کا فاصلہ دیکھا۔ گاڑی تھوڑے ہی فاصلے پر تھی، اگر وہ ہمت کرتے تو وہاں تک بآسانی پہنچ سکتے تھے۔ رومان شاہ نے میرب کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا کہ انہیں تیزی سے بھاگ کر اپنی بلٹ پروف گاڑی تک پہنچنا ہے۔ بڑی ہوشیاری سے رومان شاہ نے اپنی پاکٹ کے اوپر سے دباتے ہوئے اپنی گاڑی کو ریموٹ سے انلاک کر دیا تھا۔ اگر وہ کسی طرح سے گاڑی تک پہنچ جاتے تو رومان شاہ اپنی فیملی کو محفوظ کر سکتا تھا، کیونکہ گاڑی بلٹ پروف تھی۔ اس پر ان کی گولیوں کا کوئی اثر نہیں ہونے والا تھا۔ میرب بھی ایکٹیو تھی اور رومان شاہ پلاننگ کے تحت بہت سپیڈ سے میرب کو لے کر گاڑی کی جانب بھاگا۔ میرب نے اپنی طرف سے کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، مگر بھاگتے ہوئے راستے میں پڑے ہوئے ایک پتھر سے ٹکرا کر میرب کا پاؤں بری طرح سے ٹکرایا اور میرب لڑکھڑا کر گری۔ میرب کے ہاتھ سے رائم چھوٹ کر اس سے تھوڑی سی دور پر گر گیا۔ اس سے پہلے کہ میرب اپنے پاؤں سے نکلتے خون اور درد کو بھول کر اپنے بیٹے کو اٹھاتی، سلطان کے کتے سر پر پہنچ چکے تھے۔ رومان شاہ کے پاس دو آپشن تھے کہ ایک میرب کو اپنی عزت کو بچا لیتا یا اپنے بیٹے کو بچا لیتا۔ کبھی کبھی زندگی میں بہت مشکل فیصلے کرنے پڑ جاتے ہیں اور ایسے فیصلوں پر کھرا اترنے کی ہمت صرف مضبوط مردوں میں ہوتی ہے۔ رومان شاہ غیرت مند تھا، بہت مشکل تھا یہ فیصلہ کرنا۔ آج اس وقت میں مرد کو اپنی اولاد اپنی بیوی سے کہیں زیادہ عزیز ہوتی ہے، مگر یہ دنیا کا واحد شخص تھا جس نے اپنی بیوی کی عزت پر اپنے بیٹے کو قربان کر دیا۔ آسان نہیں تھا۔ رومان شاہ کا دل پھٹ رہا تھا جب اس کا بیٹا امید بھری نظروں سے روتے ہوئے اپنے بابا کی جانب دیکھ رہا تھا۔ میرب کو ہاتھ سے کھینچ کر 2-3 قدموں سے دوری پر کھڑا گاڑی میں کھینچتے ہوئے بٹھایا تھا۔ وہ خود بیٹھ کر گاڑی لاک کر چکا تھا۔ باہر سے بے تحاشا کتوں کی فوج گاڑی کے ارد گرد منڈلا رہی تھی۔ ان کو صرف میرب چاہیے تھی اور وہ رومان شاہ کے پاس ایسا کچھ نہیں تھا جس سے وہ ان لوگوں کا مقابلہ کر سکتا۔ پھر بھی رومان شاہ نے ہمت نہیں ہاری تھی۔ گاڑی کے اندر سے اس کی عزت
गाड़ी के अंदर इसकी इज्जत थी और गाड़ी के बाहर इसके जिगर का टुकड़ा। कोई नुमान शाह से भी तो पूछता कि इस वक्त इसके दिल पर क्या गुजर रही है। गाड़ी स्टार्ट करते हुए इसने सामने खड़े हुए उ- अफराद के ऊपर चढ़ा दी। अपने बेटे को बचाना चाहता था मगर वहां पर लोग बहुत ज्यादा थे और रुमान शाह सिर्फ एक। वो लोग चारों तरफ से कुत्तों की तरह गाड़ी को घेरे हुए थे। रुमान शाह ने काफी लोगों पर गाड़ी चढ़ाते हुए इनकी रूह को गुनाहों से आज़ादी दिलवाई थी। मीरब रायन को इन लोगों के हाथों में देखकर तड़प रही थी। गाड़ी के शीशे से बाहर देखते हुए वो रायन को पागलों की तरह आवाजें दे रही थी, जबकि रायन तक तो इसकी आवाज पहुंच ही नहीं रखती थी। बुलेट प्रूफ गाड़ी के अंदर से आवाज बाहर जाना बहुत मुश्किल होता है। जब वो इन लोगों से लड़ रहा था, इनसे गाड़ी से इनको अपने रास्ते से हटाते हुए कुचल रहा था। इन लोगों ने बहुत कोशिश की फायरिंग करते हुए डराकर रोमान शाह और मीरब को बाहर निकालने की, मगर रोमान शाह इनके मकसद को समझ चुका था। जब वो लोग समझ गए कि रोमान शाह अपनी बीवी तक इनको नहीं पहुंचने देगा, तो शायद सुल्तान शाह ने कहा कि इनके इसके बेटे को उठा लो, क्योंकि सुल्तान शाह की अब बात रोमान शाह से नहीं हो सकती थी, क्योंकि रोमान शाह ने कान में लगी हुई ब्लूटूथ उठाकर फेंक दी। अफरा तफरी में फोन भी कहीं गिर गया था। इन लोगों ने बहुत चालाकी से रायम को उठाया और भागते हुए इससे रास्ते से रायम को ले जा रहे थे, जिस तरफ गाड़ी नहीं जा सकती थी क्योंकि सामने हिफाजती तार लगी हुई थी। हिफाजती बाउंड्री लाइन से आगे स्विमिंग पूल एरिया था। वो पैदल थे तो वो भागते हुए इसे ले जा रहे थे। रोमांचा के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। स्विमिंग पूल के पास अब भी 3 से 4 अफराद खड़े थे। शायद वो इंतजार कर रहे थे कि रोमांचा दरवाजा खोले और वो लोग मीरब को ले जाने में कामयाब हो जाएं। होटल के बाहर वाली लाइट्स ऑन थी, सिर्फ होटल के अंदरूनी हिस्से की लाइटें बंद थी। अभी होटल के अंदर अंधेरा छाया हुआ था। मीरब अपने बेटे को दूर जाते देखकर तड़प कर दरवाजा खोल रही थी, मगर रोमान शाह ने लॉक करके रिमोट गाड़ी की सीट के नीचे फेंक दिया था। गाड़ी के अंदर से दरवाजे को अनलॉक करना मीरब को नहीं आता था। बुलेट प्रूफ गाड़ी फुल कंप्यूटर सिस्टम होती है। मीरब को उसके बारे में ज़्यादा पता ही नहीं था और ना ही कभी ज़रूरत महसूस हुई थी, मगर आज इसे अपने ऊपर शदीद शदीद गुस्सा आ रहा था। जब वो अपने बेटे को बचाने के लिए गाड़ी से बाहर नहीं निकल पा रही थी, मीरब इसकी बाहों में तड़प रही थी। वो अपने बेटे को देख रही थी। राइम अब भी इसकी नज़रों से ओझल नहीं होता, मगर रास्ता ऐसा था जहां से वो गाड़ी नहीं ले जा सकते थे। दूर से गाड़ी की जानिब देखकर रोते हुए रायन की लिपसिंग से साफ पता चल रहा था कि वो रोकर अपने बाबा को बुला रहा है। बाबा, बाबा। रायन दोनों बाजू फैलाकर रो रहा था। वो अपने बाबा की जानिब देख रहा था। इसकी नजरों में इसके लिए बाबा स्पाइडरमैन थे। ऐसे हालात देखकर मीरब कैसे न तड़पती। तड़प तो रोमान शाह भी रहा था। शाह प्लीज रायन को बता दो। वो शाह के हाथों में तड़प रही थी। शाह इससे मजबूती से अपने सीने से लगाए हुए खुद पर जब्त कर रहा था। शाह की आंखों में दर्द की शिद्दत से आंसू थे। जिंदगी में रोमान शाह ये तीसरी बार रो रहा था। एक बार अपनी माँ की जुदाई पर तड़प रहा था, दूसरी बार मीरब को खुद से दूर जाते हुए तड़प कर रोया था, और तीसरी बार अपने बेटे के लिए रो रहा था। शाह, वो मेरे रायन को ले जा रहे हैं। इसे अगर कुछ हुआ तो मैं मर जाऊंगी। मीरब मीरब, अगर किसी ने तुम्हें छुआ तो मैं मर जाऊंगा। वो बेटा है मेरा। वो चीख रही थी। तुम इज्जत हो मेरी। वो भी अपने बेटे के दर्द में तड़प रहा था। आप जालिम हैं। मैं मजबूर हूँ। मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी, जानता हूँ। रुमान शाह इसे जबरदस्ती पकड़ के गले से लगाए हुए था। इसने रोने में ऐसा दर्द ऐसा था कि रुमान शाह का कलेजा फट रहा था। वो लगातार तड़प कर रोते हुए रुमान शाह के से खुद को दूर करके गाड़ी से निकलना चाहती थी, मगर जब वो लोग रायन को इसकी आंखों से दूर ले गए, वो बेहोश होकर शाह के हाथों में बेजान गुड़िया की तरह लटक गई। दुश्मन खूबसूरत शहजादे को शाह की नजरों के सामने से ले जा चुके थे। आज की रात रुमान शाह के लिए कयामत की रात थी। इस रात के बाद सब कुछ बदल गया था। मीरब शाह से नफरत करने लगी थी, शायद नफरत, शदीद नफरत। वो शाह के साथ रहना ही नहीं चाहती थी। नफरत की इंतहा तो तब हुई जब अगली सुबह रायन को पुलिस ने बहुत ढूंढा, मगर रायन नहीं मिला। और घर पर रायन के पार्सल के थ्रू दरवाजे के आगे खून से लथपथ वो ड्रेस मिली, जो इसके लिए सालगिरह पर वो बहुत प्यार से मीरब ने खरीदी थी। शाह मीरब को खुद से दूर नहीं करना चाहता था, मगर वो अपनी जान लेने पर तुली हुई थी। वो अपने बेटे के गम में पूरी तरह से बागी हो चुकी थी। शाह मीर ने समझाया था कि फिलहाल इसे इसके साथ पाकिस्तान भेज दें, वरना वो खुद को नुकसान पहुंचा सकती है। रमान शाह ने इसके फैसले पर अमल कैसे किया था, ये तो सिर्फ उसका दिल ही जानता था। एक दूसरे पर जान वारने वाले, एक दूसरे पर मर मिटने वाले, एक दूसरे के से एक सेकंड के लिए भी दूर न रहने वाले, एक दूसरे से दूर हो गए थे। वो दोनों की मोहब्बत को नजर लग गई थी। दोनों के बीच में नफरत की लगाई हुई आग को 2 साल गुजर गए थे।
رومان شاہ نے میرت کو پیار سے سمجھانے کی بہت کوشش کی، بہت سمجھایا، اس کے پاس کوئی آپشن نہیں تھا۔ میرت کو پیار سے تو بہت سمجھایا، جب کوئی فائدہ نہیں ہوا تو آخر رومان شاہ کو اپنے جنونی روپ میں آنا پڑا، کیونکہ میرت کو صرف رومان شاہ کے جنون والی بات سمجھ میں آتی تھی۔ چلیے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ امید ہے آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے جلدی سبسکرائب کر دیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کامنٹ باکس میں لازمی دیں۔ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، تو ہم یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔